हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शुद्ध लाभ का गुणोत्तर। क्या पढ़ने वाले हैं? शुद्ध लाभ का गुणोत्तर। तो सबसे पहले मैं तुम्हें समझा दूं कि शुद्ध लाभ का गुणोत्तर का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको मैं ना बता के मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, ठीक है? और जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही याद रखोगे, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहले देखो, जब भी तुम कोई भी गुणोत्तर सॉल्व करते, कोई भी गुणोत्तर, ठीक है, तो सबसे पहला काम हमेशा यही करना कि तुम उसका क्या करोगे, पहले फॉर्मूला लिखोगे। तो शुद्ध लाभ का गुणोत्तर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो शुद्ध लाभ का गुणोत्तर का फॉर्मूला होता है आयकर के बाद का लाभ। क्या होता है? आयकर के बाद का लाभ बटे में शुद्ध बिक्री। अब ध्यान से समझना, क्या होता है? आयकर के बाद का लाभ बटे में शुद्ध बिक्री गुणे 100। ये क्या होता है? आपका शुद्ध लाभ का गुणोत्तर, ठीक है? शुद्ध लाभ का गुणोत्तर कैसे निकालते हैं उसका ये फॉर्मूला होता है। अब हमें ये सीखना है कि इसमें हम आयकर के बाद का लाभ कैसे निकालेंगे और शुद्ध बिक्री कैसे निकालेंगे। तो शुद्ध बिक्री का तो मैंने बहुत सिंपल बताया था कि शुद्ध बिक्री बराबर क्या होता है? शुद्ध बिक्री बराबर हमारा जो भी कुल बिक्री दिया होता है या जो भी बिक्री दिया होता है उसमें से हम क्या करते हैं, वापसी को माइनस कर देते हैं। और जब वापसी को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? शुद्ध बिक्री मिल जाता है, ठीक है? ये दो जानकारी मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी थी, यानी कि जो हमारा सकल लाभ का गुणोत्तर है उसमें मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है? तो अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखना, क्योंकि जो सकल लाभ गुणोत्तर का है हमारा, वो तुम्हें आगे कई सारे गुणोत्तरों में काम आएगा, ठीक है? उसमें जो चीजें हैं वो हमें आगे काम आती हैं, तो इसलिए उसको एक बार जरूर देख लेना। उसमें जो बेचे माल की लागत का फॉर्मूला है, बाकी फॉर्मूला उसको अच्छे से एक बार देख लेना। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा शुद्ध लाभ का, ये शुद्ध बिक्री का फॉर्मूला। अब बात करते हैं आयकर के बाद का लाभ। तो आयकर के बाद का लाभ निकालने का जो मैं तुम्हें सबसे आसान तरीका बताता हूँ, सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि तुम तीसरे चैप्टर का, ठीक है, क्या यानी जो हमारा पाठ नंबर 3 है वार्षिक हिसाब वाला, ठीक है, कंपनी के वार्षिक हिसाब का, उसमें जो लाभ हानि पत्रक का नमूना है ना, ठीक है, लाभ हानि पत्रक का नमूना, उसको एक बार एकदम अच्छे से देख लो, क्योंकि अगर वो तुम्हें आता है तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं तुम्हें। हमारा जो लाभानी पत्र का नमूना होता है, देखो वो क्या होता है उसको मैं फटाफट लिख देता हूँ। देखो, मेन कैसा है कि ये जो लाभानी पत्र का नमूना है उसी को छोटा करके, ठीक है, उसी को थोड़ा छोटा करके इन लोगों ने क्या बना दिया है, यहाँ पे आयकर के बाद का लाभ निकालने का फॉर्मूला बना दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लाभानी पत्र का नमूना की बात करते हैं। तो मैं वो तुम्हें ना यहाँ पे लिखकर समझा देता हूँ कि लाभानी पत्र का नमूना कैसे बनता है। तो लाभानी पत्र के नमूना की अगर मैं बात करूँ तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? बिक्री लिखते हैं, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखना, मैं स्पीड में लिखूंगा, ओके? सबसे पहले क्या आता है? बिक्री आता है। उसके बाद क्या लिखते हैं? उसमें अन्य आय मिल जाता है, कुल आय, ठीक है? उसके बाद उसमें से हम क्या माइनस करते हैं? खर्च माइनस करते हैं। और जब हम उसमें से खर्च माइनस करते हैं तो खर्च में सबसे पहले माइनस होता है हमारा स्टॉक में सॉरी, सबसे पहले माइनस होता है खरीदी। क्या माइनस होता है? खरीदी। फिर क्या माइनस होता है इसमें? स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन। देखो, मेन कैसा है कि ये हमारा पहले प्लस करोगे, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमें? कुल लाभ, सॉरी कुल आय मिलेगी हमें। क्या मिलेगी? कुल आय। उसके बाद हमारा अगला जो मेन होता है वो होता है खर्च। और खर्च में क्या करते हैं हम? यहाँ पे सारा जोड़ लेंगे तो हमें कुल खर्च मिल जाएगा। फिर कुल आय में से कुल खर्च हम माइनस कर देते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने कहा कि ये सारी चीजें माइनस होती हैं, लेकिन हम आसान तरीका ये कि इन सभी का टोटल करें, फिर हम कुल आय में से ही माइनस करें। तो जैसे यहाँ पे मान लो मैंने लिखा बिक्री की रकम, यहाँ मैंने लिखा आय की रकम, ठीक है? तो इसका जो टोटल हो गया वो कुल आय यहाँ पे चला जाएगा। अब समझ में आया? अब उसी तरह से हम खरीदी की रकम यहाँ लिखते हैं, स्टॉक में परिवर्तन की रकम यहाँ लिखते हैं, और उसके बाद हमारा आ जाएगा अगला प्रत्यक्ष खर्च, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। अगला क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष खर्च हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा कर्मचारी के लाभ के खर्च। क्या हो जाएगा? कर्मचारी के लाभ के खर्च। उसके बाद अगला तुम्हारा हो जाएगा वित्तीय खर्च। कर्मचारी के लाभ के खर्च के बाद क्या हो जाएगा? वित्तीय खर्च। उसके बाद क्या हो जाएगा? घिसाई और अपलिखित। क्या हो जाएगा? घिसाई और अपलिखित, ठीक है? थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ इसलिए
क्योंकि ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं तो टाइम वेस्ट ही होगा, इस वजह से मैंने क्या किया, इसको स्पीड में थोड़ा सा आगे भगा दिया है। ओके, तो अभी यहाँ पे ध्यान से समझो, तो घिसाई और अपलिखित लिखने के बाद उसके बाद हमारा अगला क्या होता है, अन्य खर्च। क्या होता है यहाँ पे, अन्य खर्च, यानी इतने सारे खर्च वाले होते हैं, तो 1 3 4 5 6 7, इन सभी को जोड़ोगे तो इसका टोटल यहाँ पर आएगा। अब इस टोटल में से हमें ये टोटल माइनस करना होता है, तब हमें जाकर क्या मिलता है, आयकर के पहले का लाभ। क्या मिलता है, आयकर के पहले का लाभ। क्या मिलता है, आयकर के पहले का लाभ, ये मिल जाएगा। माइनस करेंगे तो हमें ये रकम मिल जाती है, फिर इसमें से हम माइनस करते हैं आयकर के बाद का लाभ। क्या माइनस करते हैं, आयकर के बाद का लाभ। ठीक है, आयकर के बाद का लाभ हम माइनस करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, सॉरी आयकर के बाद का लाभ नहीं, गलती होगी, माफ कीजिएगा, 1 मिनट, हाँ 1 सेकेंड, आयकर माइनस करते हैं फिर मिलता है आयकर के बाद का लाभ। 1 सेकेंड है, ये इरेजर थोड़ा काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये थोड़ा ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आयकर का प्रावधान, उसके बाद जब हम इसको माइनस करते हैं तब मिलता है हमें आयकर के बाद का लाभ। क्या मिलता है, आयकर के बाद का लाभ। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉपर फॉर्मेट लाभ हानि का, लाभ हानि पत्रक का। अब इसी पत्रक को हम क्या करते हैं, समराइज करके छोटा कर देते हैं। तो जब हम इसको समराइज करके छोटा करते हैं ना, तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। कहाँ पे, आयकर के बाद का लाभ। हमें याद रखना, तुम ये वाला फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो। रीजन ये है भाई, जब किताब में फॉर्मेट दिया हुआ है तब हम गलती से भी वो फॉलो नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो मैंने कहा कि आपको ये याद होना चाहिए, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर ये याद रहता है तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, हमारा जो इस वाले में फॉर्मूला है किसका, यहाँ पे आयकर के बाद का लाभ निकालने का, तो उसको मैं यहाँ पे ही सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ताकि ये आसपास ही रहे तो तुम्हें दिखाई दे। सबसे पहले इसमें भी क्या लिखते हैं, बिक्री लिखते हैं। हम इसमें भी क्या लिखते हैं, बिक्री लिखते हैं। उसमें भी बिक्री था, इसमें भी बिक्री है, प्लस इसमें क्या लिखते हैं, अन्य आय। उसमें भी था और इसमें भी है। तो ध्यान से समझना, दोनों में खासा अंतर नहीं है। ठीक है, इनका टोटल करके हम क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं। इतना समझ में आया, क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पे जो ये अन्य आय है ना, इसका, इसके अन्य आय के बदले में इन लोगों ने एक वर्ड लिखा है, वो है गैर परिचालन आय। क्या लिखा हुआ है, गैर परिचालन आय। गैर परिचालन आय क्यों लिखा है, जैसे कुछ ऐसी आय होती, मान लो कि कोई संपत्ति बेचने से लाभ हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ अगर आता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा गैर परिचालन लाभ आय हो जाता है। अब ये परिचालन गैर परिचालन क्या होता है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले एक बार फॉर्मेट देख लो, फिर मैं मतलब समझा देता हूँ। उसके बाद अब इन सभी का टोटल करोगे जब यहाँ पे, ठीक है, तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, कुल उपज मिल जाता है। तो ये ऊपर लिखने से अच्छा मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इनका टोटल करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, कुल उपज मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं वापस बोलता हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं बिक्री, और अगर वापसी है तो वापसी तो माइनस करना ही होता है। उसके बाद हमारा आय होता है, लेकिन आय के बदले में हम नाम क्या लिखेंगे, गैर परिचालन आय। हम क्या नाम लिखेंगे, गैर परिचालन आय। सबसे पहले क्या आएगा, बिक्री, बिक्री के बाद क्या आएगा, गैर परिचालन आय। तो गैर परिचालन आय को जब जोड़ोगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, कुल उपज मिल जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, पहले बिक्री, फिर गैर परिचालन आय, उसको जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, कुल बिक्री मिल जाएगा। अब फिर बात करते हैं हम खर्च को माइनस करने का, क्योंकि उसमें भी हम खर्च को माइनस ही करते थे। जब हम यहाँ पे अब खर्च को माइनस करते हैं तो वहां पे हम लिखते थे खरीदी, स्टॉक में परिवर्तन, ये 2 चीजें लिखते थे। और फिर हम लिखते थे वहां पे प्रत्यक्ष खर्च। तो वो तीनों चीजें हम ना लिख के हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, बिक्री माल की लागत। क्या लिखते हैं, बिक्री माल की लागत। क्या लिखते हैं, बिक्री माल की लागत। ठीक है, क्लियर हुआ। हम क्या लिखेंगे, बिक्री माल की लागत। और उसके बाद उसमें अलग अलग खर्च थे, तो अलग अलग खर्च के बदले में हम एक नाम लिखते हैं, परिचालन खर्च। हम क्या नाम लिखते हैं, परिचालन खर्च। उसके बाद हमारा वित्तीय खर्च तो रहेगा ही, जैसे इसमें देखो हमारा खर्च के तौर पे क्या क्या था, यहाँ पे कर्मचारी के लाभ की खर्च था, हमारा प्रत्यक्ष खर्च था, ये सारी चीजें हैं। तो इसके बदले में हम नाम क्या लिख देते हैं, परिचालन खर्च लिख देते हैं। और उसके बाद हमारा अगला क्या था, वित्तीय खर्च था। ठीक है, अगला हमारा क्या था, वित्तीय खर्च था। और वित्तीय खर्च के बाद हमारा क्या था, अन्य खर्च था। घिसाई, ये सारी चीजें परिचालन में आ जाती हैं। ठीक है, ओके। और वित्तीय खर्च के बाद हमारा क्या आ जाएगा, गैर परिचालन खर्च, गैर परिचालन खर्च। अब इन सभी का जब हम टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल खर्च मिल जाएगा, और वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद हम ये
आय में से हम खर्च को जब माइनस करेंगे तो सेम वही आएगा, आयकर से पहले का लाभ। क्या आएगा? आयकर से पहले का लाभ। और उसके बाद हम उसमें से माइनस करते हैं आयकर का प्रावधान। क्या माइनस करते हैं? आयकर का प्रावधान। और आयकर का प्रावधान जब हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमें ये क्या मिल जाता है? आयकर के बाद का लाभ, यानी जो हमें चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है? आयकर के बाद का लाभ। तो यहाँ पे मिल जाएगा आयकर के बाद का लाभ। अब थोड़ा इसको थोड़ा एक बार वापस ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं बिक्री। क्या लिखते हैं सबसे पहले? बिक्री। बिक्री के बाद हम क्या लिखते हैं? गैर परिचालन आय। गैर परिचालन आय को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? कुल उपज। कुल उपज के बाद हम माइनस करते हैं खर्च। ठीक है, कुल उपज के बाद हम क्या माइनस करते हैं? खर्च। एक मिनट यार, ये फिर से काम करना बंद कर दिया, एक मिनट। हाँ, ये कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? खर्च। अब खर्च में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बेचे माल की लागत। क्या लिखेंगे? बेचे माल की लागत। और बेचे माल की लागत का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, जब हमने सकल लाभ का देखा था। इसी वजह से मैंने कहा था वो वीडियो देखोगे तो तुम्हारे लिए फायदा होगा। बेचे माल की लागत का फॉर्मूला क्या था वो अभी मैं साइड में लिख के तुम्हें दिखा देता हूँ। उसके बाद अगला होगा तुम्हारा परिचालन खर्च। क्या होगा अगला? परिचालन खर्च। देखो, इसमें खर्च को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटे। पहला क्या है? बेचे माल की लागत। दूसरा है परिचालन खर्च। तीसरा है वित्तीय खर्च। और चौथा है गैर परिचालन खर्च। यानी याद रखना बहुत आसान है। तुम्हें याद क्या रखना है? बेचे माल की लागत, परिचालन, गैर परिचालन और वित्तीय खर्च। उसके बाद ये सारे खर्च माइनस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? आयकर से पहले का लाभ। क्या मिलेगा? आयकर से पहले का लाभ। फिर आयकर का प्रावधान माइनस कर दो और तुम्हें क्या मिल जाएगा? आयकर के बाद का लाभ। क्लियर है इतना? अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि बिक्री माल की लागत और परिचालन खर्च क्या होता है। तो मैं तुम्हें सिंपल समझा दूं, अगर समझना चाहो कि परिचालन खर्च क्या होता है या ये सब क्या है, तो इसको ज्यादा डिटेल में ऐसे नहीं करो, सिंपल समझ लो। सिंपल कैसे? मतलब कि बहुत ही लॉजिक वे में समझो। देखो, परिचालन, परिचालन का मतलब क्या होता है कि व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाने वाला खर्च। क्या? व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाने वाला खर्च। यानी व्यवसाय की जो प्रवृत्तियां होती हैं अलग अलग, जैसे जो भी हम खरीदने बेचने का काम करते हैं, तो उन प्रवृत्तियों में कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनका खर्च करना जरूरी होता है और उनके बिना व्यवसाय चलाना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो उन खर्चों को हम कहाँ लिखते हैं? परिचालन खर्च में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो परिचालन खर्च में आता है उसको मैं इसी के सामने यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, परिचालन खर्च में क्या क्या आता है इसको थोड़ा याद रखना। तो परिचालन खर्च में आता है आपका बिक्री वितरण खर्च। क्या आता है? बिक्री वितरण खर्च। उसके बाद इसमें आता है आपका कर्मचारी से संबंधित खर्च। तो याद होगा एक हेडिंग और था कर्मचारी से संबंधित खर्च, तो वो हटा के हमने सीधा उसको ऐड कर दिया है। तो कर्मचारी से संबंधित खर्च, क्योंकि वो क्या है? परिचालन खर्च ही, इसी वजह से इसी में आ गया। उसके बाद अपना है घिसाई। तो घिसाई और ये जो अपलिखित होते हैं, ठीक है, क्या? घिसाई और जो अपलिखित वाला कॉलम था हमारा, यानी जो एक और नाम था, वो भी क्या हो गया? इसी में जुड़ गया। मतलब ये हुआ कि हमारे 3 नाम है इसमें जुड़ गए। क्या क्या? बिक्री वितरण खर्च, कर्मचारी से संबंधित खर्च, घिसाई और अपलिखित। क्लियर है इतना? एक और याद रख लो, क्या है? प्रबंध खर्च। क्या नाम है इसका? प्रबंध खर्च, या इसको हम कार्यालय खर्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्यालय खर्च। इन शॉर्ट, ऐसी चीजें जो व्यवसाय को चलाने के लिए जरूरी हैं, वो सारी चीजें आपके में कहाँ आ जाती हैं? परिचालन खर्च में आ जाती हैं। अब बात करते हैं गैर परिचालन का। तो देखो, गैर परिचालन का जो हमारे सवाल में होगा उसमें नाम ज्यादातर दिया ही रहता है, तो उसके याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन समझ लो कि ऐसे भी व्यवसाय में कुछ खर्चे होते हैं जिनका व्यवसाय को चलाने से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मैं तुम्हें समझाऊं एग्जाम्पल। मान लो अगर कोई संपत्ति है, ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा व्यवसाय है पढ़ाने का, अगर मान लो कि ये मेरा मेन व्यवसाय है, तो अब उसमें समझ लो मेरे पास एक लैपटॉप था, मैं जिसका उपयोग करके पढ़ाता था। अब वो लैपटॉप मैंने बेचा तो लैपटॉप से मेरा नुकसान हो गया। ठीक है, मान लो 5,000 का नुकसान हो गया। अब मेरा सवाल ये है, क्या ये जो नुकसान है, क्या ये मेरे व्यवसाय के लिए बहुत ही जरूरी था, या मैंने इसको व्यवसाय को चलाने के लिए ही खर्च किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं ये नहीं भी होता तो भी मेरा व्यवसाय चलता ही चलता। आज समझ में आया? तो खर्च का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए कुछ हुआ हो। ओके, तो याद रखना है कि परिचालन का मतलब होता है जो व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, और गैर परिचालन का मतलब होता है जो व्यवसाय से जुड़ा हुआ ना हो। हमारे सवालों में जो गैर परिचालन खर्च है वो एकदम क्लियरली मेंशन होगा। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परिचालन खर्च का मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि परिचालन खर्च का हमें नहीं दिया होगा। हमें याद रखना पड़ेगा कि परिचालन खर्च में क्या क्या चीजें आती हैं।
क्लियर है इतना? तो ये तुम्हें याद रखना है। अब वित्तीय खर्च का तो हमें पता ही है, वित्तीय खर्च का मतलब ब्याज से जुड़ा हुआ जो भी खर्चा होता है। अब बात कर लेते हैं बेचे माल की लागत का। तो बेचे माल की लागत जो है यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, तुम इसको नीचे ही लिख लेना, बेटर होगा। तो बेचे माल की लागत क्या होता है, तो मैंने इसमें बताया था, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बिक्री माल की लागत, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बिक्री माल की लागत। इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं प्रारंभिक स्टॉक। क्या लिखते हैं इसमें? प्रारंभिक स्टॉक। फिर करते हैं हम इसमें खरीदी को प्लस, क्या करते हैं इसमें फिर? खरीदी को प्लस। फिर खरीदी से जो भी खर्च होते हैं उसको भी हम क्या करते हैं? प्लस। उसके बाद हम इसमें माइनस करते हैं अंतिम स्टॉक। हम क्या करते हैं इसमें? माइनस अंतिम स्टॉक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें बेचे माल की लागत निकालनी है तो ये चारों भी याद रखना पड़ेगा। तो देखो, अब हमें क्या करना है, जब हम लाभ हानि का फॉर्मेट बनाते हैं, तो मतलब ये वाला जब हम निकालेंगे आयकर के बाद का लाभ, तो हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका ये है कि ये जो गणनाएं हैं इनकी, यानी कि जो हमारा ये हो गया हमारा परिचालन खर्च का और ये बेचे माल की लागत का, इनको चाहे तो हम अलग से निकालें, चाहे इन्हीं के अंदर में ही लिख दिया करें, ठीक है। तो दोनों ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अंदर ही लिख दो तो ज्यादा बेटर है, फालतू एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करना। ओके, तो इसी के अंदर लिख दो, मतलब हो गया कि बेचे माल की लागत ऐसे लिख के उसी के अंदर में ये सारा लिख दिया करो। और परिचालन खर्च में देख लो किताब में सवाल में क्या क्या दिया है, छोटा सा सवाल तो होता है। ओके, तो ये है हमारा फॉर्मूला पूरा। तो यहाँ में मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि इसका स्क्रीनशॉट लेके तुम पूरा अच्छे से लिख सको। ओके, तो ये रहा पूरा तुम्हारा फॉर्मूला है किसका? शुद्ध लाभ गुणोत्तर का। क्लियर है इतना? सभी को समझ में आ गया? तो अभी हम लोग थोड़ा सवाल शुरू करते हैं, और जो सवाल है वो मैं एक्सरसाइज का बता रहा हूँ। एग्जाम्पल तुम लोग खुद कर लोगे, मैं एक्सरसाइज का बता दे रहा हूँ ताकि एग्जाम के लिए भी तुम्हारा जो है वो प्रिपेयर अच्छे से हो जाए। ओके, तो सीधा हम लोग एक्सरसाइज के सवाल पर ही चलते हैं। एक सेकेंड, हाँ वो पेज लोड होगा, पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। पहुंच गए, ये पहुंच गए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां अगर देखोगे ध्यान से तो इसमें लिखा है, प्रश्न 5 और प्रश्न 6 में दी गई जानकारी के आधार पर शुद्ध लाभ गुणोत्तर की गणना कीजिए। एक्चुअली कैसा है कि हमें परिचालन खर्च और परिचालन लाभ गुणोत्तर तो निकालना ही नहीं है, तो परिचालन लाभ और परिचालन गुणोत्तर नहीं निकालना है, तो इसी वजह से इसका जो क्वेश्चन है वो किसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। ये देखो फिर से पीछे आ गया, एक सेकेंड, हाँ भाई। देखो, यहाँ पे हमें दो सवाल सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। और बेस हमारा क्या होगा? शुद्ध लाभ का गुणोत्तर, ठीक है। तो मैं एक ही बार फॉर्मूला लिखूंगा, ओके, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। हाँ, लेकिन जब तुम सवाल सॉल्व करोगे तो तुम बार बार लिखोगे, उसका रीजन ये है ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाए। बात समझ में आया? क्लियर है? क्योंकि मुझे फॉर्मूला तो याद करना नहीं है, इसलिए मैं एक ही बार लिखूंगा और तुम लेकिन बार बार लिखोगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें निकालना क्या? शुद्ध लाभ गुणोत्तर निकालना है। तो सबसे पहले मैं शुद्ध लाभ गुणोत्तर का फॉर्मूला लिख देता हूँ, शुद्ध लाभ गुणोत्तर। तो हमें देखो, कभी भी कोई भी गुणोत्तर निकालोगे तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख दिया करो। क्या है? शुद्ध लाभ गुणोत्तर बराबर क्या होता है? शुद्ध लाभ गुणोत्तर बराबर आयकर के बाद का लाभ। क्या होता है? आयकर के बाद का लाभ, ठीक है, बटे में शुद्ध बिक्री। क्या होता है? बटे में शुद्ध बिक्री गुणे 100, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? शुद्ध बिक्री, क्योंकि ये आसान है थोड़ा, ठीक है। तो शुद्ध बिक्री निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? शुद्ध बिक्री निकालने का फॉर्मूला होता है बिक्री माइनस बिक्री वापसी। तो सवाल में ढूंढो क्या बिक्री दिया हुआ है। हाँ, सवाल में देखोगे अगर ध्यान से तो यहाँ पे तुम्हें बिक्री दिया हुआ है, क्या कहीं बिक्री वापसी दिया हुआ है? तो इसमें अगर देखो तो यहाँ पे गैर परिचालन अन्य खर्च लिखा है, घिसाई लिखा है, प्रशासन खर्च लिखा है, ब्याज डिविडेंड से उपज लिखा है, बिक्री खर्च है, बेचे माल की लागत है, वित्तीय खर्च है। यहाँ पे कहीं भी बिक्री वापसी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बिक्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 लाख ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के सामने सीधा मैं लिख देता हूँ शुद्ध बिक्री बराबर कितना है? 6 लाख। क्लियर है इतना? अब उसके बाद अगला है हमारा आयकर के बाद का लाभ। क्या है अगला हमारा? आयकर के बाद का लाभ। तो आयकर के बाद का लाभ का जो फॉर्मूला है, यानी जो फॉर्मेट है, वही पूरा पहले फॉर्मेट लिख दोगे, ठीक है। तो हम लोग एक बार मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ ताकि चीजें तुम्हें याद हो जाए। तो फॉर्मेट में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे बिक्री, पूरा मैं फॉर्मेट लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बिक्री। बिक्री में से हम क्या करेंगे? वापसी को माइनस करेंगे। तो वापसी को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? शुद्ध बिक्री। या लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध बिक्री के बाद हम क्या करते हैं? इसमें गैर परिचालन आय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? गैर परिचालन आय।
गैर परिचालन आय का मतलब वो आय होती है जो व्यवसाय के चलाने से नहीं मिली है, अपितु कोई अदर रीजन की वजह से मिली है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉलम भी बना देता हूँ। ठीक है, नहीं कॉलम बाद में बना दूंगा, पहले फॉर्मेट पूरा लिख दो। उसके बाद हम गैर परिचालन आय लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या होता है, कुल उपज। क्या होता है हमारा, कुल उपज। उसके बाद हम इसमें लिखते हैं खर्च। खर्च में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं बेचे माल की लागत। क्या लिखते हैं, बेचे माल की लागत। क्या लिखते हैं, बेचे माल की लागत। अब बेचे माल की लागत के बाद अगला जो आता है वो हमारा क्या आता है, परिचालन खर्च। क्या आता है, परिचालन खर्च। क्या आता है, परिचालन खर्च। देखो, बेचे माल की लागत तो सिंपल है, ज्यादातर सवालों में हमें दिया ही रहेगा, लेकिन परिचालन खर्च का हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। तो परिचालन खर्च के लिए मैं कुछ लाइन छोड़ देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि कितना जगह लेगा, इसलिए मैं इतना लाइन छोड़ देता हूँ। तो परिचालन खर्च के बाद हमारा क्या आता है, यहाँ पे हमारा आता है वित्तीय खर्च। क्या आता है हमारा, वित्तीय खर्च। जैसा फॉर्मेट है मैं वही लिख रहा हूँ कि बेचे माल की लागत, परिचालन खर्च, वित्तीय खर्च। उसके बाद अगला है हमारा गैर परिचालन खर्च। क्या है अगला, गैर परिचालन खर्च। ठीक है, अब इन सभी का टोटल होगा तो वो क्या मिल जाएगा आपको, कुल खर्च। अब वो कुल खर्च हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, किसमें से, आय में से। यानी ये जो हमारा ऊपर कुल उपज लिखा है, यहाँ पे मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, कुल उपज लिखा है, इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयकर के बाद का लाभ। क्या मिलेगा, आयकर के बाद का लाभ। ठीक है, फिर हमें माइनस करना है आयकर का प्रावधान। क्या माइनस करना है, आयकर का प्रावधान। आयकर का प्रावधान माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, आयकर के बाद का लाभ। क्या मिलेगा, आयकर के बाद का लाभ। ठीक है, ये देखो फॉर्मेट में इसलिए तुम्हें लिख रहा हूँ, ये आयकर के बाद का लाभ दो दो बार लिख दिया यहाँ पे, आयकर के पहले का लाभ होगा यहाँ पे, सॉरी। देखो ये फॉर्मेट में पूरा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें चीजें पूरी तरह से अच्छे से याद हो जाए। देखो मैं भी इसी वजह से बार बार लिख रहा हूँ ताकि सारी चीजें दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि जितनी बार तुम सुनोगे और देखोगे ना उतनी बार तुम्हें अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। फिर अगर तुम नहीं भी लिख के प्रैक्टिस करोगे तो भी तुम्हें चल जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम दो तीन कॉलम बना देते हैं ताकि हमारा दोनों सवाल के लिए काम हो जाए। तो यहाँ पे मैं लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक ये हो गया, फिर एक और, फिर ये हो गया हमारा एक। क्योंकि देखो दोनों सवाल में लगभग चीजें सेम ही होंगी, इसी वजह से मैं एक ही फॉर्मेट में पूरा लिख देता हूँ, लेकिन जब तुम सॉल्व करोगे तो एक ही फॉर्मेट में नहीं लिखोगे भाई। ठीक है, तुम्हें अलग अलग ही लिखना पड़ेगा ताकि तुम्हें फॉर्मूला पूरा याद हो जाए। मैंने कहा ना कि तुम सवाल को इसलिए बार बार सॉल्व करोगे ताकि देखो, अभी क्या है, टाइम है वैसे तो, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम जो है वो टल गई है तो टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन टाइम का भी उपयोग करना जरूरी है अच्छे से। तो अच्छे से ये है कि जहाँ पे तुम्हें वक्त ज्यादा देना है वहां पे वक्त ज्यादा दो, यहाँ पे वक्त ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से मैं सब कुछ तुम्हें अच्छे से करवा दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया। ओके, अब हम सवाल में चलते हैं और चीजों को देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं हमारे काम की। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 5 में देखो क्या लिखा हुआ है, गैर परिचालन खर्च लिखा हुआ है। तो हमारे पास गैर परिचालन खर्च है, तो हम क्या करते हैं, गैर परिचालन खर्च में चलते हैं और रकम लिख देते हैं। तो गैर परिचालन खर्च में रकम कितना है, रकम तो देखा ही नहीं मैंने, नाम से देखा। तो गैर परिचालन खर्च है 35,000 रुपए। तो हम यहाँ पे चलते हैं और 35,000 रुपए लिख देते हैं गैर परिचालन खर्च में, यहाँ पे 35,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद अगला है, अब अगला ऊपर चलो और फिर से देखो क्या है अगला। तो अगला है घिसाई और प्रशासन खर्च। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या दिया हुआ है, घिसाई और प्रशासन खर्च। प्रशासन को यानी प्रबंधकीय खर्च भी बोल सकते हैं हम लोग। तो अभी मैंने समझाया था कि ये जो घिसाई है, प्रशासन खर्च है, ये दोनों का दोनों आपका कहाँ जाएगा, ये दोनों का दोनों आपका जाता है परिचालन खर्च में। ठीक है, तो इन दोनों को मैं लिख देता हूँ 48 और 75, फटाफट मैं इसको लिख देता हूँ, क्या क्या, घिसाई और प्रशासन खर्च। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जो हमारा परिचालन खर्च है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखा हूँ, घिसाई और प्रशासन खर्च। ठीक है, घिसाई और प्रशासन खर्च।
तो घिसाई हमारा कितना दिया हुआ है, घिसाई हमारा दिया हुआ है 48,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 48,000 रुपए। ठीक है, या तो एक काम कर सकते हैं, इसको मैं इनर कॉलम में नहीं चलेगा, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 48,000 रुपए। और उसके बाद प्रशासन खर्च कितना दिया हुआ है, तो प्रशासन खर्च हमें दिया हुआ है 75,000 रुपए। ठीक है, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये कंप्लीट 2 3 4। अगला है आयकर का दर। तो आयकर का दर तो हमें सबसे लास्ट में जरूरत पड़ता है 30%, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब ब्याज और डिविडेंड से उपज। अब देखो, हमारा जो व्यवसाय है वो माल खरीदने बेचने का है, तो अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया और उसकी वजह से हमें ब्याज या डिविडेंड मिला है, तो वो हमारा हो जाता है गैर परिचालन उपज, क्योंकि हमारा मेन काम वो नहीं था। बात समझ में आया? तो याद रखना कि गैर परिचालन आवक में क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे आ जाएगा ब्याज और डिविडेंड से उपज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैर परिचालन में ब्याज और डिविडेंड से उपज। क्या लिखूंगा, ब्याज और डिविडेंड से उपज। किसमें, ये गैर परिचालन आय में। बात समझ में आया? याद रखना कि गैर परिचालन आय में नाम क्या आएगा, तो मैं इसको कलर कर देता हूँ, क्या आएगा, ब्याज और डिविडेंड से उपज। रकम कितना दिया हुआ है, रकम दिया हुआ है 45,000 रुपए, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45,000 रुपए। फिर उसके बाद चलते हैं अगला। अगला लिया हुआ है बिक्री खर्च। तो बिक्री खर्च भी मैंने बताया था किसमें आता है, आपका परिचालन खर्च में आता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिक्री खर्च। ठीक है, और बिक्री खर्च आपका दिया हुआ है 52,000, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिक्री खर्च 52,000 रुपए। उसके बाद अगला देखो क्या दिया है, अगला दिया हुआ है बेचे माल की लागत। देखो बिक्री खर्च हो गया, बेचे माल की लागत है, उसका तो हेडिंग ही है हमारे पास, और वित्तीय खर्च उसका भी हेडिंग है, तो दोनों को ही हम लिख लेते हैं। तो बेचे माल की लागत कितना दिया हुआ है, 3,25,000 रुपए। कितना दिया हुआ है, 3,25,000 रुपए। और वित्तीय खर्च हमें कितना दिया हुआ है, 35,000 रुपए। इन दोनों को ही हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। सॉरी 35 नहीं है, 85 है, एक मिनट, 85 था। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 85,000 रुपए। अब थोड़ा ध्यान से समझो, हमने पूरा लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका टोटल करना है। हमें क्या करना है, इसका टोटल करके हमें यहाँ पे बाहर लिखना है। तो देखो ध्यान से समझो, अब बिक्री था, बिक्री कितना था, बिक्री तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बिक्री था 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए बिक्री यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बिक्री लिखूंगा 6 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे वापसी कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा फिर 6 लाख यहाँ पे चला जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा 45 यहाँ पे चला जाएगा। और इनका जो टोटल करोगे वो ग्रैंड टोटल कितना आएगा, 6,45,000 रुपए। ध्यान से समझना, इनका जो ग्रैंड टोटल है वो कितना आएगा, 6,45,000 रुपए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ते हैं। तो 3,25,000 रुपए, फिर 48,000 रुपए, 75,000 रुपए, 52,000 रुपए, 85,000 रुपए और 35,000 रुपए। इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आएगा आपका 6,20,000 रुपए। कितना आएगा, 6,20,000 रुपए। और माइनस करोगे तो 6,45 में से 6,20 गया तो ये कितना आएगा, 25,000 रुपए। कितना आएगा ये, 25,000 रुपए। उसमें के बाद आयकर का प्रावधान का दर कितना है, 30% है। तो 25,000 का 30% निकालोगे तो ये आएगा 7,500 रुपए। ठीक है, 25 या 75 होता है, तो डबल जीरो लगा देना है बस। ओके, तो ये 7,500 हो जाएगा, यानी 7,500। अब उसके बाद ये माइनस करोगे, तो 25 में से 7,500 माइनस करो तो ये आएगा 17,500 रुपए। बात समझ में आया? तो ये तुम्हें क्या मिल गया, आयकर के बाद का लाभ, यानी ये शुद्ध लाभ हो गया, आयकर के बाद का एकदम शुद्ध लाभ है। तो यहाँ पे बस वैल्यू में रख दो। तो 17,500 भागे 6 लाख गुणे 100, 17,500 भागे 6 लाख गुणे 100, तो ये आपका आ जाएगा 2.92%। कितना आ जाएगा, 2.92%। तो याद रखना, हमें सिर्फ क्या याद रखना है, फॉर्मेट याद रखना है, और फॉर्मेट में हमें वैल्यू लिखना आना चाहिए। और अगर हम वैल्यू लिख लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें छोटी सी है, बट ठीक है, काम की है। तो क्या किया मैंने, देखो पहले फॉर्मेट लिखा, फिर फॉर्मेट में वैल्यू जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा नंबर, ये जो मेरा कैलकुलेशन है, ये 2 लाइन का, ये 2 लाइन का कैलकुलेशन है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब ये जो सीधी लाइन है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फॉर्मूला में सेम ही रखता हूँ, आयकर के बाद का शुद्ध लाभ यही सब है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू से लिखता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बिक्री दिया हुआ है, तो जो जो दिया है हम उसको लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो बिक्री दिया हुआ है, बिक्री कितना दिया हुआ है, 39 लाख रुपए। तो हम चलते हैं और बिक्री में लिखते हैं 39 लाख रुपए। थोड़ा ध्यान से समझना इसको, क्योंकि इसमें चीजें ज्यादा दी हैं, इसके लिए कंफ्यूजन हो सकता है। कितना दिया हुआ है, 39 लाख रुपए। उसके बाद अगला हमारा क्या दिया हुआ है, तो अगले की तरफ बढ़ते हैं, और अगला है हमारा उपयोग में लिए कच्चे माल की लागत। क्या दिया हुआ है, उपयोग में लिए कच्चे माल की
लागत। तो उपयोग में लिए कच्चे माल की लागत कितना है आपका, ये है आपका 25 लाख रुपए। तो चलते हैं और लिखते हैं उपयोग में ली कच्चे माल की लागत में, यानी बेचे माल की लागत हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 लाख रुपए। ओके, फिर अगला है हमारा बिक्री खर्च। तो बिक्री खर्च किस में आता है, तो मैंने इसको समझाया था कि बिक्री खर्च हमारा किस में चला जाएगा, परिचालन खर्च में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, परिचालन खर्च में। तो चलते हैं और हम लिखते हैं कि परिचालन खर्च। ओके, बिक्री खर्च हमारा किस में जाएगा, परिचालन खर्च में। तो यहाँ पे चलोगे और यहाँ पे हम लिखते हैं बिक्री खर्च, तो यहाँ पे पहले से ही है, तो बिक्री खर्च के सामने ही मैं लिख देता हूँ रकम। तो बिक्री खर्च के सामने अगर मैं रकम लिखता हूँ तो इसका जो रकम है वो हो जाएगा आपका 75,000 रुपए। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 75,000 रुपए। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ उसके सामने रकम लिख दिया क्योंकि वो पहले से ही दिया हुआ है हमें, मतलब मैंने फॉर्मेट में लिखा था। अब अगला ध्यान से समझो, ये फर्स्ट कंप्लीट, ये सेकंड कंप्लीट, ठीक है, ये और ये। उसके बाद अगला है हमारा दुर्घटना से हुआ नुकसान। अब ध्यान से समझो थोड़ा, दुर्घटना से हुआ नुकसान। तो ये जो दुर्घटना से हुआ नुकसान है ये हमारा किस में आएगा, अब सवाल ये है कि ये हमारा किस में आएगा। तो देखो हम लोगों ने एक लिखा है ये प्रशासन खर्च, सॉरी हमने लिखा एक परिचालन खर्च और हमने एक लिखा गैर परिचालन खर्च। तो परिचालन खर्च में मैंने क्या बताया, वो चीजें जो व्यवसाय के लिए जरूरी है और वो खर्च हम वहां पे अगर करते हैं। तो गैर परिचालन खर्च का मतलब जो हमारा व्यवसाय के लिए जरूरी नहीं था लेकिन हो गया, जैसे ये दुर्घटना से हुआ नुकसान। तो याद रखना, दुर्घटना से हुआ नुकसान, संपत्ति को बेचने से हुआ नुकसान, ऐसी कोई भी चीजें आती हैं तो वो आपका कहाँ चला जाएगा, सीधा का सीधा आपका चला जाएगा गैर परिचालन खर्च में। ठीक है, तो इसको हम सीधा लिखते हैं गैर परिचालन खर्च में। तो ये रहा गैर परिचालन खर्च का हेडिंग, और उसमें मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, तो तुम लिखोगे, लेकिन रकम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 40,000 रुपए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40,000 रुपए। उसी के बाद अगला अगला देखो क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ घिसाई सहित प्रशासन खर्च। तो सॉरी, कारखाना खर्च। तो घिसाई वाला तो मैंने बताया था कि घिसाई अगर लिखा है और ऊपर से कारखाना भी लिखा ही है, तो कारखाना में नहीं भी पढ़ते तो घिसाई वाला तो मैंने बताया था कहाँ जाएगा, घिसाई और लिखित, ये हमारा जाएगा परिचालन खर्च में। ठीक है, तो घिसाई का यहाँ पे देखो कॉलम लिखा ही है, तो घिसाई कितना हो जाएगा हमारा 50,000 रुपए। तो यहाँ पे चलते हैं और घिसाई के सामने हम यहाँ पे लिख देते हैं 50,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद अगला, तो अगला हमें दिया हुआ है मजदूरी। तो देखो अब ये मजदूरी कहाँ जाएगा, तो देखो मजदूरी क्या व्यवसाय को चलाने के लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो यहाँ पे वो आ जाएगा मजदूरी, तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ क्योंकि जगह है मेरे पास मजदूरी, और मैं रकम इसकी लिख देता हूँ, रकम कितनी है 2 लाख रुपए, और यहाँ पे मैं नीचे 2 लाख रुपए और एक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा प्रशासन खर्च। अगला क्या दिया हुआ, प्रशासन खर्च। तो ये रहा, मैंने प्रशासन खर्च लिखा ही है, तो इसी के सामने बस 1,75,000 रुपए लिख देता हूँ। ठीक है, 1,75,000 रुपए इसके सामने, और ये इसके सामने, और ये इसके सामने। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा लोन का ब्याज। तो लोन का ब्याज क्या है, लोन का ब्याज है वित्तीय खर्च। तो वित्तीय खर्च के सामने हम कितना लिख देते हैं, वित्तीय खर्च के सामने कितना है 60,000 रुपए। तो वित्तीय खर्च के सामने हम कितना लिख देंगे 60,000 रुपए। अगला है विनियोगों पर प्राप्त डिविडेंड। तो डिविडेंड अभी हमने पहले ही देखा था कि अगर हमें किसी भी तरह से अलग जगह से पैसे मिले हैं तो वो हमारा क्या होता है, गैर परिचालन आवक होता है। तो यहाँ पे ये 1 लाख रुपए हमने लिख दिया। उसके बाद है टैक्स दिया हुआ है, तो ये आयकर का दर, मतलब आयकर का दर कितना दिया हुआ है 30% दिया हुआ है, तो ये हमें सबसे लास्ट में ही काम आएगा। ठीक है, तो हमारा यानी कि पूरा सवाल हमने देख लिया। तो जब हम पूरा सवाल देख लेते हैं, पूरी सारी चीजें लिख देते हैं, तो उसका बाद अगला काम वही होता है कि सिर्फ हमें क्या करना है, टोटल लिखना है इसका। तो इसका मैं टोटल यहाँ पे लिखता हूँ 39 और 1, ये हम सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं 40 लाख। ठीक है, यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि तुम्हें चीजें क्लियर पता चले। ये कितना हो गया, 40 लाख हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला है ये 25 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,75,000 प्लस 75,000 प्लस 2 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद है प्लस 60,000 रुपए और प्लस 40,000 रुपए, यानी कि इतने सारी रकम है। तो इन सभी को अगर हम टोटल करते हैं तो इन सभी को टोटल करने पे ये आ जाएगा आपका 31 लाख रुपए। कितना आ जाएगा, 31 लाख रुपए। एक बार टोटल करके कंफर्म भी कर लेते हैं कि क्या 31 लाख रुपए आ रहा है। ठीक है, फिर से एक बार टोटल करके कंफर्म कर लो कि 31 लाख है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा 31 लाख रुपए। ऊपर कितना है 40 लाख रुपए। ठीक है, ऊपर है 40 लाख रुपए और नीचे है 31 लाख रुपए। ये लाइन मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे एक जीरो और। ठीक है, ये 40 लाख रुपए, नीचे है 31 लाख। तो 40 में से 31 जाएगा तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 लाख रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 लाख रुपए। और हमें कितना परसेंट माइनस करना है, 30% माइनस करना है। तो 9×3 = 27 होता है, यानी ये हो जाएगा 2,70,000 रुपए। तो 9 लाख में से अगर 30% यानी 2,70,000 रुपए माइनस करते हो तो ये आएगा 6,30,000 रुपए। कितना आ जाएगा, ये 6,30,000
6,30,000 रुपए। समझ में आया? तो हमें क्या मिल गया कि आयकर के बाद का लाभ कितना मिल गया, 6,30,000 रुपए मिल गया। अब इसको हम चलते सवाल में ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे सवाल में हम लिख देते हैं 6,30,000 भागे कितना है बिक्री हमारा 39 लाख। तो 6,30,000 भागे 39 लाख गुणे 100। तो अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 16.15%। कितना आ जाएगा, 16.15%। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्लियर है इतना? तो इसको अच्छे से समझ लेना और इसको पूरा हो सके तो 2 अलग अलग फॉर्मेट बना के, एक बार फॉर्मेट बनाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, दोबारा तुम्हें इतना प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए पहली बार जब देखना तभी इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है? और अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आई मीन अच्छा मतलब क्या है कि समझ में आना जरूरी है, ठीक है? अब अच्छा क्या कोई डांस तो हो नहीं रहा कि बहुत अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा ऐसा बोलोगे। ओके, तो सारी चीजें क्लियर हैं अगर, तो वीडियो को क्या कर देना, थोड़ा सा लाइक कर देना, थोड़ा सा शेयर कर देना और पूरा ही सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? ये सारी चीजें करोगे तो तुम्हें वेरी गुड, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है? और ये मेरे लिए क्या होगा, एक छोटा सा सपोर्ट होगा। और इसी तरह से हमेशा से पढ़ते रहो, हमेशा सिर्फ नहीं पढ़ो, हमेशा पढ़ते रहो, ठीक है? आगे बढ़ते रहो, ये भी जरूरी है। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।